Hello students, welcome back to my YouTube channel and welcome to part 3 of Social Science chapter 7, chapter 1 class 7 ओके पार्ट 3 में एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जितने भी पीछे की वीडियो में आपने देखा उसको हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे और आज मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर सकूँ ताकि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए। वैसे तो मैं आपके सिलेबस से बहुत पीछे चल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैंने एमसीक्यू तैयार करना स्टार्ट कर दिया है आपके लिए और मैं कुछ दिन में उसके वीडियो अपलोड करूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से आप उसे देखें, प्रैक्टिस करें और जिनको समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब पे कमेंट करके पूछेंगे और जिनको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है वो भी मुझे कमेंट करके पूछें। और मैं तो जानता हूँ कि आपके सिलेबस से मैं पीछे हूँ क्योंकि ये सारे चैप्टर आपके स्कूल में हो गए हैं लगभग और किसी स्कूल में रिवीजन भी चालू हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी आप अपना रिवीजन समझ के देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था फटाफट से उसको मैं रिकैप करवाता हूँ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे बाहर स्टेट से पीपल लोग आए, अपना अपना ट्राइब बनाए और अपना रूल किए, उनके क्या क्या चीज़ हमें पौराणिक हिस्टोरियंस के द्वारा मिली और फिर उन्होंने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी के तहत कुएं से पानी निकालने की टेक्निक की और अपना इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया, मुर्गे पालकर, बकरियां, गाय को पालकर, कैटल फार्मिंग कर कर। फिर हमें लोगों के ट्राइब्स के नाम मालूम चले, जैसे राजपूत को क्षत्रिय कहा जाता था और मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ को सेक्रेटरीट और स्क्राइबर्स में जॉब दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी मिलता था। ये सब हमने पढ़ा था और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा जाति से रिलेटेड। जाति इसका मतलब होता है कास्ट कैटेगरी वगैरह। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जाति इज फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज टू कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their village. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of state. जाति का मतलब, जाति जो होते थे वो अपना अलग ही रूल और रेगुलेशन को बनाते थे, उसी को फॉलो करते थे और उनको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता था, जिसके लिए उन्होंने अपना एक पंचायत भी बना रखा था, यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो जाति के पीपल थे उनको सरकार के द्वारा से एक उनका मुखिया बनाया जाता था, वही पंचायत में बैठता था और जाति से रिलेटेड कोई भी बातें करता था और वो एक स्मॉल यूनिटी बनाकर रहते थे। तो चलिए वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज हम लोग बात करेंगे रूलर्स के बारे में। एम्पायर कैसे स्टार्ट हुई, भारत में कितने एम्पायर्स आए, कैसे आए, आगमन कैसे हुआ, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपके स्कूल में ये टॉपिक हो गया होगा रीजन एंड एम्पायर, लेकिन फिर से मैं आपको रिकैप करवा दूँ और जिनको डाउट है वो समझ लें यहाँ पे कि एम्पायर का मतलब क्या होता है और रीजन का मतलब क्या होता है। तो रीजन का मतलब होता है स्थान, रीजन का मतलब होता है स्थान और एम्पायर का मतलब होता है शासक। तो मैं बता दूं, ये रीजन एंड एम्पायर का मतलब तो आपको मालूम चल गया हिंदी शब्द, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन से शासक आए, किस किस स्थान पर राज्य किया, कैसे कैसे उन्होंने अपने पाँव गड़ाए। अपने देश में पाँव गड़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि अपने जोरदार पैरों से मिट्टी पे पार मार के अपने को धंसा दिया हो। पैर गड़ाना मतलब रूल करना, कैसे कैसे उन्होंने अपना रूल किया, अपना रूल रेगुलेशन रहा और अपने आप को ज़्यादा देर तक इंडिया में रख सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक और मुगल्स इन कंपास्ड मेनी रीजन्स। लार्ज स्टेट की बात हो रही है, चोला एम्पायर, तुगलक एम्पायर और मुगल एम्पायर, ये तीनों जो थे these are vast and huge empire. They have powerful empire. तो चलिए चोला एम्पायर के बारे में क्या बताया गया है, तुगलक के बारे में क्या होता है, मुगल के बारे में क्या बताया, हम सब पढ़ेंगे।
संस्कृत प्रशस्ति फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान। ये दिल्ली सुल्तान के बारे में बताया गया है, गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक रूल किए। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, और बताया गया कि ये जो रूलर थे वो बहुत ह्यूज एम्पायर के रूलर थे। वास्ट का मतलब होता है विशाल, ह्यूज। विशाल यानी कि ह्यूज एम्पायर के रूलर थे, मतलब जो इनका एम्पायर था बहुत दुनिया में देशों में फैला हुआ था। स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजाना इन अफ़गानिस्तान। इनका कहाँ कहाँ फैला हुआ था? स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, तो बंगाल के गोड्डा से लेकर गजनी, जो अफ़गानिस्तान में अभी गजाना के नाम से जाना जाता है, वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, वेस्ट को मिलाकर पूरे साउथ इंडिया जो थी वहाँ तक इनका रूल फैला हुआ था। तो मतलब आप समझ गए कि ये कितने बड़े शासक होंगे जो इंडिया, अफ़गानिस्तान और भी पूरे साउथ इंडिया पे अपना रूल बनाकर रखे थे। गोड्डा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे जो नाम हैं आंध्रा, केरला, कर्नाटका, ये तीनों जो है साउथ इंडिया के नाम हैं, साउथ इंडियन प्लेसेस। और महाराष्ट्र जो है वो तो हमारा ईस्ट है। गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मी, और यहाँ पे गुजरात का भी नाम दिया। अब फ्लेड, ये सब के बारे में क्या बताया गया कि गोड्डा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के जो पीपल थे वो सब फ्लेड थे, मतलब मैदानी खेल ज़्यादा खेलते थे जब आर्मी ज्वाइन नहीं किए थे। हिस्टोरियंस, यहाँ पे आप मैप देख लीजिए एक बार, ये मैप शायद आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, मतलब आपको मैप किया जाएगा और वहाँ पे आपको अंडरलाइन करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप चोला डायनेस्टी के एम्पायर्स का नाम यहाँ पर अंडरलाइन करें, जहाँ पे चोला डायनेस्टी था वहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करें। ये सभी पूछा जा सकता है आपसे, तो एक बार आप मैप को ध्यान करके जाइएगा। चलिए तो मैं आपको एक बार शॉर्टली बता दूँ। वेस्ट बंगाल इधर है और ये आपका गुजरात, दिस ऑल पार्ट साउथ अफ्रीका, और ये जो है इंडस रिवर है और इंडस रिवर के इधर पाकिस्तान और यहाँ पे अफ़गानिस्तान। वैसे तो ये मैप बहुत कम आने के चांस है, इसके चांस जो हैं वो सिर्फ मात्र 2% चांस है, क्योंकि ये जो मैप है ये बहुत कम पूछा जाता है। रिगार्ड these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinent. Regards मतलब इसके लिए उन्होंने exaggerated क्लेम ऑफ कॉन्सिक्वेट किया, मतलब उन्होंने क्लेम किया और बहुत सारे, कॉन्सिक्वेट का मतलब होता है बहुत सारी जगह पर अपना दबदबा जमा। और दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और वो जानना चाहते थे, कौन जानना चाहता था? जनता यानी कि सिटीजन्स जानना चाहते थे कि वो ऐसा दबदबा क्यों बना रहे हैं पर। यहाँ पे कुछ दिया गया डिटेल, लैंग्वेज एंड रीजन, आप चाहें तो एक बार पढ़ लें। यहाँ से MCQ आने के यहाँ से चांस जो है 0.5% चांस होते हैं, तो 0.5 मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी के लिए जो लोग कम मार्क्स लाते हैं। और मुझे एक और चीज़ कमेंट करें कि आपके स्कूल में कितने मार्क्स का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है। किसी के स्कूल में 50 का होता है तो किसी के स्कूल में 80 का होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपके स्कूल में कितने मार्क्स के होते हैं, 50 या 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9.
और अब बात कर रहे हैं 700 की। 700 मतलब 700 मेनी रीजन, यहाँ पे रीज़न दिया गया है मतलब बहुत सारे स्थान। 700 से ज़्यादा, मेनी से मेनी मतलब बहुत, 700 से ज़्यादा स्थान अपने से पोजेस्ड डिस्टेंस मतलब जो अपने से जो दूर हो चुके थे इन सारे जगह से, ओन लैंग्वेज पे अपना कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे, मतलब अपना जो कल्चर से चलते आया जो लैंग्वेज आया उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब किसी के साथ कोलैब कर मिलकर अपने रूल का रेगुलेशन, अपने रूलिंग एरिया का रूल्स चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। हो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली हमको कि ये आप चैप्टर 9 में इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे। तो चैप्टर 9 आपका नेक्स्ट टाइम होगा। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ तक आपको पहुँचा दूँ, लेकिन देखता हूँ कितना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है थोड़ा लेंदी चैप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी। वो लोग पहले से ही अपना एक अलग स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी मतलब अपना शासन बना चुके थे। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट, और वहाँ पे कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट मतलब पहले से ही वहाँ पे रूल था। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोला, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। और यहाँ पे जो बात किया गया है चोला, खलजीज है यहाँ पे, खिलजी नहीं है, खलजीज, तुगलक एंड मुगल अपने आप में एबल थे वो अपना पैन रीजनल बनाने के लिए। पैन रीजन का मतलब होता है अपना खुद का शासन बनाने के लिए, और किसी भी रीजन में, यानी डाइवर्स रीजन मतलब कहीं भी बना सकते थे। नॉट ऑल देज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, बट इनका एक था कि वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए थे। आपने आगे बढ़ के पढ़ना होगा, आप पढ़ेंगे जो आर्ट्स लेंगे आगे बढ़ के वो हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, उनको बहुत पता चलेगा। ये सारे यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ आगे बढ़ेंगे आप और पता चलेगा कि जो मुग़ल एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, उन सब के डूबने के क्या कारण थे। सब लोग से एक कमेंट करूँगा, एक चीज़ कमेंट करने के लिए कहूँगा, ये कंपलसरी सबके लिए, कि आप मुझे ये रीज़न बताएं कि मौर्य एम्पायर जो था वो बर्बाद कैसे हुआ। हाउ टू मौर्य एम्पायर वाज कोलैप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर ऑफ फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेबल 1 चैप्टर 3 और 4 के टेबल 1 पर आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खलजी एंड मुग़ल डायनेस्टी। यहाँ पे वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि उनके टाइम ड्यूरेशन मतलब वो कितने समय तक राज किए, मुगल्स और खिलजी डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of region across most of had altered the character of the region across most of the subcontinent. The regions were left with legacies of the big and small state that had ruled over them. जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन की थी 18th सेंचुरी में, डिक्लाइन करना मतलब छोड़ देना, क्योंकि उनके कारण जो देखो मुग़ल एम्पायर का फर्स्ट जो रूलर था वो था बाबर, जो इंडिया में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। फिर सेकंड कौन था कमेंट करिए, नहीं है तो मैं बता दूँ। सेकंड था हुमायूं। हुमायूं जो था बाबर का बेटा था और अकबर का फादर था, लेकिन जो हुमायूं था उसको शेर शाह सूरी ने 1600 आई कांट प्रॉपर रिमेंबर 1600 कुछ में दिल्ली को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और जिसे उसे दिल्ली को छोड़ना पड़ा था। और तब उस वक्त जो भी उसका अफ़गानिस्तान में भी था उसके भाइयों ने उसको सपोर्ट नहीं दिया, और बदले में उसके भाई भी उल्टा दिल्ली की गद्दी पाने के लिए हुमायूं के पीछे पड़ गए।
जिसके कारण हुमायूं का जो पूरा शासक था वो पूरा, जो बाबर ने इंडिया में मुग़ल एम्पायर किया था वो पूरा डाउन हो गया। इस पोजीशन से वो पूरा डाउन आ गया था। तब और फिर जब शेर शाह सूरी की जब डेथ हुई तब उन्होंने अफ़गान एम्पायर को हराया। हुमायूं ने अफ़गान एम्पायर को हराया, डिफ़ीट किया और फिर वो दिल्ली पर मुग़ल एम्पायर का फिर से शासक हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद जब हुमायूं एक लाइब्रेरी से उतर रहा था तब उसकी डेथ हो गई थी, जिस टाइम पर अकबर बहुत छोटा था। अकबर का एज उस टाइम पर सिर्फ 7 या 8 साल था। मैं ऐसा मतलब मैं परफेक्टली नहीं बता रहा हूँ, मैं ये हिस्ट्री की कुछ मूवीज़ सीरीज़ वगैरह देखने से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इसके बेसिस पर आगे बढ़कर क्वेश्चन आते हैं आगे क्लास में कि हाउ टू मुग़ल एम्पायर वर डाउनफॉल, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो जो अकबर था वो बहुत क्रूल था, दे वर वेरी क्रूल एम्पायर। बाद में हालांकि उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन पहले वो बहुत क्रूल था, जिसके कारण उस अकबर ने पूरे जगह पर अपना, पूरे इंडिया में, अफ़गानिस्तान बाकी देशों में तो था, लेकिन उसने पूरे इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुग़ल एम्पायर को खड़ा कर दिया था। जब मुग़ल एम्पायर आ गई तो अकबर को अंदर से प्राउड आने लग गया, लेकिन फिर उसके जो बेटे थे और उनके वंशज थे उनमें से किसी को मुग़ल एम्पायर को ठीक से संभालने नहीं पाए। सिर्फ एक जो था औरंगज़ेब था, जिसको पूरा अकेला, औरंगज़ेब का जो भाई थे उन सबको उसने मार दिया था औरंगज़ेब ने। जब शिवाजी महाराज से उसकी लड़ाई हुई तो उसमें औरंगज़ेब घायल होने का, बहुत बीमार होने लगा, जिसके कारण फिर वो मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो आपके लिए बस इतना ही जानना सही है। आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स were left with the legacies of the big and small state that had ruled over them। और अक्रॉस मतलब मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रीजन जो थे वो सब लेफ्ट, मतलब जो बचे कुचे थे छोटे बड़े सारे स्टेट पर ही रूल करते थे, क्योंकि बहुत सारी जो लेगेसीज थी वो सब जा चुकी थी इनके हाथ से। दिस वॉज अपेरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मेनी डिस्टेंस एंड शेयर ट्रेडिशन in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and languages। और फिर जो उनकी जो इकोनॉमी थी, ट्रेडिशन थी, उन सबको बरकरार रखने के लिए उनके पास उतना, वो इकोनॉमिकली वो लोग वीक थे, मतलब वीक भी नहीं कहा जा सकता, उतना उनके पास था कि अपना कल्चर को सिर्फ सेव कर सकते थे। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 and 750 the character of the different region did not grow in isolation। और फिर बात जो मैंने बताई 750 थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन, जब 1000 साल के बीच में, 700 से लेकर 750 के बीच की बात है ये, जो दे डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, और फिर उसके बाद वो लोग ग्रो ही नहीं कर पाए। This region felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness। और फिर उन्होंने अपना पूरा ऐसा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिकली, मतलब वो सारे तरफ से, जो कहते हैं ना चारों तरफ से मुसीबत में आ जाना, उस टाइप से मुग़ल एम्पायर आ गए थे, जिसके कारण मुग़ल एम्पायर पूरी ख़त्म हो गई। और फिर अब हम लोग बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रीजन। अच्छा एक मिनट, जो यहाँ पे बात की गई है वो सिर्फ मुग़ल एम्पायर की बात नहीं की गई है, जितने भी थे मतलब जिनके बात बताई गई, तुगलक, फिर खलजी और मुग़ल, ये तीनों ने सेम रीज़न के कारण वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, मतलब उनकी एम्पायर डूब गई थी। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, उसके बाद फिर नई रिलीजन बनी जो अभी चल रही है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अब देखते हैं इसमें क्या था। ओल्ड मतलब होता है पुराना और न्यू मतलब न्यू, जो अभी हम लोग हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल कर यहाँ आ चुके हैं।
The 1,000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. अब 1,000 ईयर से हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। मेन विटनेस मतलब कोई ऐसा सबूत मिल जाए, एविडेंस मिल जाए जिसमें मेजर मतलब मेन, जिससे हम रिलीजियस और ट्रेडिशन को फिक्स कर सकें। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। अब पीपल सोचते हैं डिवाइन, डिवाइन का मतलब क्या होता है? भक्ति। वॉज समटाइम डीपली मतलब बहुत टाइम गहराई में चले जाते हैं, पर्सनल हो जाता है ये सब, जैसे दंगे फंसा। इसको वो लोग हटाकर एक कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन बनाकर एक जगह रख लेना चाहते हैं अच्छे से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग कास्ट है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, लेकिन ये सब बने तो होंगे एक ही से ना। तो उन सब का ये लोग ऐसा प्रूफ ढूंढ रहे हैं कि सब मिल जाए और एक हो जाए, जो ऐसा होना बहुत इम्पॉसिबल है। कलेक्टिव बिलीफ इन अ supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities as the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. बाकी ये जो सुपर नेचुरल एजेंसी मतलब रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड, हम लोग इससे बहुत क्लोजली कनेक्ट हैं, सोशली और इकोनॉमिक दोनों तरीके से हम लोग इससे क्लोज हैं। और कैसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टरनेट टू सो, और जो लोकल कम्युनिटीज़ भी हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस occur in what we call Hinduism today, और इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस। जो मेन इम्पॉर्टेंट चेंज आया है वो है हिंदुज़म, मतलब जो अभी हम लोग करते हैं धर्म के नाम पे ये करना वो ज़्यादा हिंदू धर्म में ही आपको दिखने को मिल जाता है, तो उसको हिंदुज़म कहते हैं। अब कुछ मुस्लिम लोग जो अपना रैली वगैरह निकालेंगे उसको मुस्लिज़म कहेंगे, सिख लोग करेंगे सिखिज़म कहेंगे, जैनिज़म जो आपने सुना है उसी तरह से हिंदुज़म है। जो अभी खास कर चल रहा है ट्रेंड, उसकी बात बताई गई यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट्स ग्रुप इन सोसाइटी। और फिर ये जो रॉयल्टी है मतलब मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ब्राह्मण्स, ये सब हमारा एक रॉयल्टी है, ख़ानदानी है, और ये हमारे सोसाइटी को डोमिनेट करता है, मतलब हमारी कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को शो करता है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जो ब्राह्मण जो है जिसको संस्कृत भाषा की नॉलेज है उनका बहुत सम्मान है हमारे सोसाइटी में। देयर डोमिनेंट पोजीशन, तो हम लोग बात करते हैं जिनको संस्कृत आते थे उनको बहुत उच्च पोजीशन मिले जाते थे, और अभी भी सोसाइटी में उनका हायर दर्जा है। देयर डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग ऑफ प्रेस्टीज। और जो अभी के न्यू शासक भी थे उस समय के, वो भी ऐसे प्रेस्टीज और पैट्रॉन्स को खोज रहे थे। One of the major development of this period was emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. You will learning about this and other tradition, और ये जो है आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे अदर ट्रेडिशन के बारे में, अदर रिलीजन के बारे में, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो बताया गया वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट, मतलब जो मुख्य डेवलपमेंट क्या हुआ, ये मेन डेवलपमेंट हुई थी जो पीरियड की थी वो थी आइडिया ऑफ भक्ति। मतलब इसके पहले किसी के पास, जो ओल्ड टाइम में जो पूजा पाठ जब होता था तो उस टाइम के उससे पहले किसी के पास ये नॉलेज ही नहीं था कि कोई पूजा पाठ भी नाम की चीज़ होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. और सबसे पहले जो पढ़ाया गया था वो था हॉली कुरान, मतलब पवित्र, पाक। मुस्लिम वर्ड है पाक। हॉली का मतलब होता है शुद्ध, सीधे से भाषा में आप शुद्ध कह सकते हैं। जो सबसे पहले पढ़ाया गया था, जो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, मतलब जो बाहर से आए थे व्यापारी और जो और भी बाहर से माइग्रेट करके आए थे, वो सब लोग सबसे पहले टीचिंग मतलब पढ़ाना शुरू किए थे कुरान इंडिया में 7th सेंचुरी से। ये यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि व्हेन वाज फर्स्ट टाइम कुरान वॉर टीच इन इंडिया। लेकर आए थे वो, यहाँ पे ब्रॉड शब्द का यूज किया गया, मतलब वो खुद से लेकर आए थे, मतलब उसके पहले दूसरे कंट्री में ये पढ़ाई जाती होगी तभी तो उनके वो वहाँ से लेकर आए थे। कब आए थे? 7th सेंचुरी में। मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर हॉली बुक एंड एक्सेप्टेड द sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe Him without regard to social background। और इन मुस्लिम लोग ये मानते थे कि जो कुरान है वो सॉवरेनिटी मतलब उनके धर्म को, उनके स्वाभिमान को बनाता है। और वो लोग का ये था कि उन लोग का सिर्फ एक ही भगवान है और उनका नाम यहाँ पर दिया गया है और वो उनसे प्यार करते हैं। और जो आज जो कुछ भी वो मेरिकल का होता है, मेरेसी, और बॉनिटी मतलब एकता, यूनिटी भी था, बॉन्डिटी भी था। और वो लोग इन पर भरोसा करते थे बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के। Many rulers were patrons of Islam and the ulama learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। और बहुत सारे रूलर्स आए और सब ने इस्लाम और उलामा को पढ़ा, उनके बारे में। थियोलॉजियंस मतलब जो जिस चीज़ की पढ़ाई करता है वो, तो उस टाइम पे इसको थियोलॉजियंस बोला जाता था। और जो क्या एक और चीज़ बोला जाता था, जूरिस्ट्स। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय फॉलोवर्स। और जो इंडिया में जो इस्लामी थे, हिंदुइज्म, इस्लाम, वो इंटरप्रेटेड था और बहुत सारे वेराइटी में उसको फॉलो किए जाते थे। वैरायटी मतलब खाने की वैरायटी नहीं, मतलब बहुत सारे जगह पे बहुत सारे कास्ट में फॉलो किए जाते थे। देज वर द शिया मुस्लिम। अभी भी आपने कास्ट सुना होगा, शिया, सुन्नी, शेख वगैरह, तो उनको शिया मुस्लिम कहा जाता था। हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली। और उन लोग बिलीव करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली में, मतलब उन प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके दामाद थे अली। जिनका भी आप लोग समझ सकते हैं, जिनका भी मतलब इससे ये पता चलता है कि जिनका भी जो सरनेम अली लगता है वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से आपको एक नॉलेज मिला अपने सोशल। और वो लोग कौन से कास्ट से हैं? शिया मुस्लिम है वो लोग। तो यहाँ से आपको एक सोशलिज़म का नॉलेज मिलता है। सोशल साइंस यही होता है, भेदभाव को मिटाने के लिए होता है सोशल साइंस। आगे बढ़ते हैं। वॉज द लेजिमेटेड लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। और अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, वो शिया मुस्लिम कास्ट उनको फॉलो करते हैं। और वो जो थे वो लीडर थे किसके? मुस्लिम कम्युनिटी के। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफान। और जो मैंने आपको बताया जो सुन्नी मुस्लिम थे वो लोग अपने अथॉरिटी लीडर लिए खलीफास को, मतलब जो उन लोग खलीफास को फॉलो करते थे, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे।
तो आपको यहाँ से मुस्लिम लोग के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये नॉलेज मिले। ये बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन के लिए। और सोशल साइंस मैंने बताया कि ये जो समाज का जो भेदभाव है वही हटाता है ये। And the succeeding caliphs, there were other important difference between the various schools of law, Hanafi and Safi, mainly in India, and in theology of mystic tradition। और ये जो था उसका इन्होंने स्कूल भी खोला, और क्या नाम रखा, हनाफी और साफ़ी मेनली। और ये जो मेन इनका जो था इंडिया में था, इन थियोलॉजी। और यहाँ पे क्या चीज़ की पढ़ाई होती थी, थियोलॉजी और मिस्टिक्स ट्रेडिशन। उस टाइम का कुछ होता होगा, मुझे प्रॉपर इस बारे में खबर नहीं है। तो आपको आई होप इतना समझ आया होगा। और ये आपका पार्ट 3 भी ख़त्म हो गया। अभी आपको एक बार मैं दिखा दूँ और कितना बाकी है। चलिए, मतलब आज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। मैं सोचा था कि इसको नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, सोचेंगे हम अपने पुराने पीरियड्स के बारे में, सोचेंगे टाइम के बारे में, सोचेंगे कि उन लोग अब कैसे रहते थे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग ये टॉपिक के बारे में जो मैंने बताया कि सोचेंगे कि हिस्टोरिकल टाइम कैसा था, पीरियड कैसा था, तो आपके दिमाग में पहला क्या आया था वो आप कमेंट करेंगे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। हिस्टोरियंस ने टाइम नहीं देखा पास हो रहा है, दिन नहीं देखा और साल को भी नहीं देखा एज अ क्लॉक और कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द persistence एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। हिस्टोरियन के लिए कोई मायने नहीं रखता, और टाइम के साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक चेंज होता है, सोशल चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, नई नई आइडियाज़ आते हैं, उन सब बारे में बताया गया है। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्जर सेगमेंट पीरियड्स दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे हम लोग इसके बाद इसमें ये पढ़ सकते हैं कि टाइम के हिसाब से क्या चेंज आया, क्या बड़ी सेगमेंट बनी, क्या उस टाइम का दौर था, पीरियड था, तो उस टाइम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे बढ़ते हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। देखिए यहाँ पे भी ब्रिटिशियंस ने मस्ती की है हिस्ट्री के साथ, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तभी से हम लोग हिंदू मुस्लिम के फसाद में फंसे हैं, नहीं तो पहले ये दंगे बहुत कम हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, लेकिन बहुत कम होते थे और बहुत लो लेवल पर होते थे। और ब्रिटिशर्स जो आए वो अपने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे ये हिस्ट्री है, इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश यानी ब्रिटिश एम्पायर, मुस्लिम यानी मुस्लिम एम्पायर, और हिंदू मतलब राजपूताना, मराठास वगैरह। मतलब ये तीनों को एम्पायर को एक में हिस्ट्री में डाल दिया, 3 पार्ट में डिवाइड करके। आगे बढ़ते हैं। द डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया एंड द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट historical changes, and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. Such as division also ignored the rich diversity of the subcontinent। और इसके ये जो हिस्ट्री चेंज की गई वो किसके ऊपर, रिलीजन, आइडिया के ऊपर चेंज की गई, उसके अलावा और कोई सिग्निफिकेंट नहीं मिला है इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। और ये इकोनॉमी और सोसाइटी और कल्चर के अलावा और इस पर कुछ नहीं किया गया, बाकी सबको इग्नोर किया गया। आगे बढ़ते हैं। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे, मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स to characterize the major elements of different movement of the past।
The histories you read last year included of wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and village, and early empires and kingdoms. और यहाँ पे बताया गया कि कुछ हिस्टोरियंस ने पीरियोडाइजेशन जो था उसको आज तक फॉलो किया है और उसको देखा गया है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखा गया, उसको जज किया जाता है। हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर मतलब आपने जो पिछले साल बुक में पढ़ी होगी कि कैसे हंटर एक अर्ली में एक सोसाइटी हुआ करती थी, कम्युनिटी थी, ट्राइब थी, वो लोग कैसे शिकार करते थे, हंटर यानी जमा होकर शिकार किया करते थे। और फिर फार्मर के बारे में आपने पढ़ा होगा जो कैसे गांव और शहर के बारे में डिफरेंसेस पढ़े होंगे। एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स और उनके किंगडम्स और एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। द historians you will be studying this year are often described as medieval। और ये सब जो डिस्क्राइब किया गया जो आपने पढ़ा वो सब मेडिवल पीरियड के अंदर आता है। मेडिवल इज़ अ पीरियड मतलब एक समय था, दौर था। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन sometimes at the coast of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading company। और उस टाइम पे जो था वो एक दौर चल रहा था किसको स्प्रेड पीसेंट्स को फाइंड करने का सोसाइटी में, मतलब पीसेंट्स मतलब साधु संत वगैरह को फाइंड करने का दौर था। और उस टाइम पर मेन दो जात थी, हिंदू और मुस्लिम जो धर्म थे वो मेन रीजन थे। कब? यूरोपियन के आने के पहले, जब यूरोपियन ट्रेडिंग करने इंडिया आए थे। ट्रेडिंग मतलब व्यापार करने आए थे लेकिन हम पर रूल करके चले गए। These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems। और हजारों साल पहले जब भारत की हिस्ट्री थी वो बदली गई और जितने भी 16th सेंचुरी के बाद जो लोग आए उन्होंने ये बताया अपने पीरियड में कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के थे मेडिवल पीरियड में। यहाँ पे लिखा गया है therefore describing entire period as one historical unit is not without any problem, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सॉरी, नॉट विथाउट मतलब विथाउट मतलब साथ नहीं और नॉट मतलब नहीं, मतलब प्रॉब्लम थी उनके टाइम पे भी, ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग बहुत प्रॉब्लम के साथ रहे। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड्स इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। और जो मेडिवल पीरियड था वो बहुत कॉन्ट्रास्ट है अभी के मॉडर्न पीरियड से। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सीन्स of material progress and intellectual advancement। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। और जो modernity carried with in the scenes of material progress जो था वो सर एडवांस अभी के टाइम का मतलब कुछ जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी के टाइम से मिलती जुलती है। बट मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग ऑफ एनी चेंजेस व्हाटसोएवर, मतलब जो आज से बहुत कुछ चेंजेस थी वो वहाँ पर नहीं हुआ करती थी मेडिवल पीरियड में। बट ऑफ कोर्स ऑफ वी नो दिस वॉज नॉट द केस। और हम लोग ये जानते हैं कि उस टाइम पे जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी उसका वो सामना नहीं कर सकते, वो बना नहीं सकते थे। During this 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies।
ड्यूरिंग दिस 1000 years ऑफ सोसाइटीज़, और जब 1000 year चल रहा था सोसाइटी का, तब जब इकोनॉमिक कंडीशन जो था हमारा वो चेंज होता गया, हायर लेवल और हायर प्रोस्पेरिटी पर जाता गया, अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और उसको सब कैसे हुआ, यूरोपियन कंपनी जब इंडिया आई तब उन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट किया हमारे शेयर्स के लिए। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर what you read in this book with what you read last year book, और यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपने क्या इस ईयर पढ़ा है और क्या लास्ट ईयर। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वॉट एवर you can and look at the world around you to see what else has changed or remained the same। और इससे आपको ये पता चलता है कि अभी से लेकर उस टाइम तक क्या चेंजेस आए, क्या नहीं था उस टाइम पर जो आज है, और जो आज है वो पहले क्यों नहीं था, उन सब के बारे में आपको पता चला। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, ये पार्ट समझ आया हो। मैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई हो कमेंट करें, और मैं 2 से 4 दिन में आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा MCQ बेस्ड वो मैं आपको बना कर भेज दूँगा, प्रैक्टिस करिए। और जो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, मतलब मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें से 100% की तो गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन उसमें से 20 to 30% आने के चांस हैं। जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें से 20% से लेकर 30% तक के चांस हैं। तो आप लोग अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।